कल हमने टॉपिक पढ़ा था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो और कोई प्रॉब्लम हो आपको तो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं, तभी मैं आगे शुरू करूं। कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो आपको समझ में आया? यस मैम, समझ में आ गया था। अच्छा। तो 5 तरह के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हैं। 5 में से एक कल हमने डिस्कस करा था। जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या जिसे हम कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉन्ट्रैक्ट पक्षकार अपनी इच्छा से करता है, वो चाहे तो उसे रिफ्यूज भी कर सकता है, मतलब प्रपोजल एक्सेप्ट करना या ना करना ये पक्षकार की इच्छा पर डिपेंड करता है। पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पोज्ड बाय लॉ होते हैं, मतलब वो कानूनी तौर पर, विधिक तौर पर बाध्य होते हैं उसका पालन करने के लिए। पक्षकारों की इच्छा या उनका इंटेंशन कोई महत्व नहीं रखता, पक्षकारों को उसे मानना ही पड़ता है। वो बाउंड होते हैं उसे मानने के लिए। तो बेसिक डिफरेंस जो ये है, इसीलिए इन्हें अर्ध संविदा कहा जाता है, मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, नॉट एग्जैक्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट। तो 5 तरह के ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो सेक्शन 68 से 72 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन है। तो फर्स्ट हमने कल देखा था कि संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को प्रदाय की गई आवश्यकताएं, नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कौन इनकेपेबल होता है? जो माइनर हो या अनसाउंड माइंड हो। अगर अनसाउंड माइंड या माइनर कोई है और उसको, जो उसकी आवश्यक चीजें हैं जिंदगी में, आवश्यक क्या रहेंगी, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उनके एज के हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से, उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से, उनका लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी आवश्यक चीजें रहेंगी वो क्या होंगी, ये हर व्यक्ति के साथ अलग अलग डिपेंड होता है। तो ये कल हमने देखा था कि जो भी व्यक्ति इस तरह से, जो इनकैपेबल पर्सन है, उनको अगर कोई नेसेसरी सप्लाई करता है तो वो उनकी प्रॉपर्टी में से वसूल कर सकता है। पर्सनली वो बाउंड नहीं होंगे कि किसी साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड है तो उसको ये नहीं कह सकते कि तू पर्सनली दे, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड है तो वो कैसे देगा पर्सनली। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी अगर है तो उसकी प्रॉपर्टी में से कोर्ट उस प्रॉपर्टी को बेचकर, या अब उस प्रॉपर्टी से कोई अर्निंग हो रही है तो उसको, उस व्यक्ति को जिसने ऐसे नेसेसरी सप्लाई करी है उसको दिलवा सकेंगे। तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसमें चाहे उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो क्योंकि वो पर्सन जो है वो इनकेपेबल है। इनको हमने देखा है कि पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट, पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब वो मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए। पर यहाँ पर ये है कि कोई इनकॉम्पिटेंट पार्टी है जो माइनर है और अनसाउंड माइंड है, तो उसको अगर कोई व्यक्ति उसको कोई चीजें देता है, उसके जीवन में जरूरत की चीजें, तो ये माना जाएगा, एज्यूम किया जाता है कि उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अ, वो व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी में से वो पैसा वापस पाने का अधिकारी है जो उसने खर्च किया है। तो ये जस्ट एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। जो सेकंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है वो है किसी हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा भुगतान, पेमेंट बाय पर्सन इंटरेस्टेड। ये सेक्शन ये कहता है कि वह व्यक्ति जो धन के, जिसके संदाय के लिए कोई अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध, इसलिए उसका संदाय करता है, अन्य व्यक्ति से का हकदार है। इसलिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको हम अच्छे से समझ में आएगा। कि जैसे सपोज कि कोई यहाँ पर एक रूम रेंट पे लेता है, ठीक है। एक रूम रेंट पे लिया है उसने, और उस रूम में एक अलग से जो है वो मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी को रीडिंग करने का एक अलग मीटर है उस रूम के लिए। अब उस रूम से पहले कोई और उस रेंट पे, उस रूम में रेंट पे रहता था, ठीक है। अब
उसने उस पुराने जो बिजली का बिल था उसका पेमेंट नहीं करा, और वो पेमेंट, बिजली के बिल के पेमेंट नहीं करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आ, कट हो जाती है। तो अब वो व्यक्ति जो कि बाद में आया है, मतलब उसका जो ड्यू था वो उससे पहले जो रेंट में रहता था उसकी उसकी तरफ से ड्यू था। जो बाद में रेंट पे आया उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो उस ड्यू को अ, जो है पेमेंट करे। लेकिन क्योंकि उसे बिजली की जरूरत है, बिजली की सप्लाई बंद हो गई, तो उसका काम सफर हो रहा है, तो उसे बिजली की जरूरत है। तो उसे वो जो ड्यू पेमेंट था वो एक बार तो उसे जमा कराना पड़ा, क्योंकि जब तक कि वो जमा नहीं कराता वो इलेक्ट्रिसिटी उसको नहीं मिलती और लाइट के बिना कोई काम नहीं हो रहा था। तो उसे वो पेमेंट जमा कराना पड़ा, और बाद में वो पेमेंट जो है वो उस व्यक्ति से जिसका ड्यू है या जो लैंडलॉर्ड है उससे वो ले सकता है। तो हितबद्ध व्यक्ति, हितबद्ध व्यक्ति का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो जिसका की पेमेंट तो मतलब उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि उसका इंटरेस्ट है उस चीज में, तो वो उसे जमा कराना पड़ेगा। और वो जमा करा देता है तो बाद में वो उस व्यक्ति से वसूल कर सकता है जिसकी की जिम्मेदारी थी। सपोज कि कोई इंसान जो है वो कोई जमीन खरीदता है या कोई मकान खरीदता है, सपोज किसी ने कोई मकान खरीदा है और मकान खरीद लेता है, और उसको कुछ पैसे देने हैं, मान लो कि उसने 50 लाख में मकान खरीदा है, और मकान का रजिस्ट्री वगैरह होती है और उसके नाम पे वो आ जाता है मकान, और कुछ पैसे उसको देने हैं और कुछ पैसे अभी उसने दे दिए हैं और कुछ पैसे उसको देने बाकी हैं। तो अब क्या हुआ, मकान पर मान लो कि कोई पुराना टैक्स बाकी था, और उसके पास में नोटिस आता है कि आपको ये टैक्स, आपका इतना पुराना टैक्स जो है वो करीब मान लो कि 2 लाख रुपए है, और वो टैक्स ड्यू है और आपको जमा कराना है इमीडिएट। अब वो टैक्स तो उसको पे करना था जिसने कि मकान बेचा है, क्योंकि जब खरीदने वाले की तो कोई जिम्मेदारी थी ही नहीं, उसका तो पहले खरीदने से पहले का टैक्स बकाया था। तो अब वो बेचने वाले की व्यक्ति की जिम्मेदारी थी। लेकिन अब क्योंकि जो खरीदा है जिस व्यक्ति ने मकान, अब वो उस मकान में हितबद्ध हो गया, मतलब उसका उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया। इंटरेस्ट मतलब अब उसका भी उस मकान में हक बन गया है। तो अब क्या हुआ, वो 2 लाख रुपए उसको जमा करा देता है वो, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। अगर वो मकान जमा, मतलब पैसे जमा नहीं कराता है तो मकान का उसके हाथ से पोजीशन जा सक, मतलब कुछ भी उसके साथ उसके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है, क्योंकि अब तो वो मकान उसके नाम हो जाएगा। लेकिन जिम्मेदार कौन था, वो व्यक्ति था जो जो कि पहले उस मकान का ऑनर था। तो 2 लाख रुपए वो अगर जमा करा देता है तो वो उस 2 लाख रुपए को उस व्यक्ति से पाने का अधिकारी होगा जो वास्तव में जिम्मेदार था, जिसको पैसा जमा कराने की जिम्मेदारी थी। तो ये है हितबद्ध व्यक्ति का के द्वारा भुगतान, मतलब जिम्मेदारी उसकी नहीं है, जिम्मेदारी दूसरे व्यक्ति की है। लीगली बाउंड वो है किसी भी पेमेंट के लिए। आप कहीं ऑर्डर देते हैं ऐसी जगह पे जहां पर कि उनका कोई चार्ज है, ठीक है। अब चाहे आपको पता है या नहीं पता है, आप ऑर्डर कर देते हैं कि भी हमें खाने की जरूरत है, और आप इतने 4 मेंबर का खाना जो है वो भिजवा दीजिए। तो चाहे आपको ये
हैं आपके, क्या फीस है, आप इसको फर्स्ट एड दोगे, तो हम कोई बार्गेनिंग तो करते नहीं कि भाई आप थोड़ा पैसा कम करो, आपकी रेट ज्यादा है, या ऐसा तो कोई करते नहीं। इमीडिएट हॉस्पिटल में ले गए, इमीडिएट उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू करा और उसको फर्स्ट एड दे दी, जो भी उसको कोई इंजेक्शंस लगवाने। जो फीस बनती है वो उस एडवोकेट को मिलनी चाहिए। फ्री सर्विसेज देने का नहीं है, जहां पर फ्री सर्विसेज देने का इंटेंशन हो वहां पर भुगतान करने का दायित्व नहीं होता है। लेकिन जहां पर नॉन ग्रेट्युटस सर्विसेज हैं, जहां पर दी जा रही है उनका कोई, कई बार होता है कोई फायर ब्रिगेड है या कोई एम्बुलेंस, इस तरह से कोई सेवाएं हैं, तो कहीं पर निःशुल्क भी होती है और कहीं सशुल्क भी होती है। तो जहां पर सशुल्क है वहां पर अगर उस उनसे जैसे कि मान लो आप किसी कोई टैक्सी किराए पर लेते हो, टैक्सी किराए पर लेते हो और उसके बाद में आपने टैक्सी का काम पूरा हुआ और आप वापस टैक्सी दे देते हो, या आपने फ्रेंड की कोई गाड़ी ऐसी मांगी, उधार मांगी कि भैया बाहर तक जाना है, तुम अपनी गाड़ी दे दो, मुझे बाइक दे दो, मैं थोड़ा सा मार्केट तक जाके वापस आ रहा हूँ, तो वो भी बेलमेंट है। हम कपड़े सिलवाने के लिए देते हैं दर्जी को कि वो सिलाई करके वापस हमें लौटा दे, तो ये बेलमेंट है। तो जब हम ये कोई चीज किसी व्यक्ति को देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसकी केयर करे, उसे, जिस व्यक्ति को चीज दी है वो उपनिहित कहलाता है। जैसे अगर हमारी गाड़ी, हम किसी की गाड़ी लेके जाते हैं, चाहे वो सशुल्क हो या निःशुल्क हो, ऐसे ही किराए से लेके गए हैं, पेमेंट करा है तो भी हमारे उसको ध्यान रखने की जिम्मेदारी है, और बिना पेमेंट के लेके गए हैं कि फ्रेंड है तेरी बाइक दे दे या मेरे को थोड़ा सा मार्केट तक जाके आना है, तो भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस चीज की वैसे ही केयर करें जैसे हम अपनी चीज की करते हैं। तो ये सेक्शन ये कहता है कि जब हम किसी व्यक्ति की कोई चीज को, माल का मतलब है कि इसको इसको मैं पार्सल करूंगा, भेजूंगा, तो इसमें जितना पैसा लगेगा उतना पैसा की तो ये वैल्यू ही कम है इसकी। टू थर्ड, अगर उस चीज की जितनी वैल्यू है उससे टू थर्ड पैसा अगर उस चीज को वापस करने में लग रहा है, तो उसको बेचकर उस पैसे को भी आप भिजवा सकते हैं। लेकिन इस सब में यह है कि अगर जो भी आपका खर्चा हुआ है, मान लो कि आप आपको कोई पर्स मिला है और उस पर्स को आपको उस व्यक्ति का उसमें एड्रेस है, और आप उस जगह जाते हो, आप टैक्सी करते हो और आप जाके और उसको वो पर्स देते हो, तो आपको जितना भी आपका खर्चा हुआ है, आपके का किराया है, वो आप उससे वसूल कर सकोगे, क्योंकि आप, ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति के और आपके बीच में ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, एज्यूम किया जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आपने उस चीज को नष्ट होने से बचाने के लिए और उसे वापस उस तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा किया है उसके वसूलने के प्राप्त करने के अधिकारी आप हो। तो ये क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का टाइप है कि खोई हुई वस्तुओं को जब व्यक्ति अपने अभिरक्षा में लेता है और उसको वापस उस व्यक्ति तक पहुंचाता है जिसका कि वो है, तो उसमें जो भी उसको नुकसान हुआ है, जो भी उसका खर्चा हुआ है, या फिर उसका ऊपर अगर कोई पुरस्कार घोषित किया है, मान लो कई बार कोई ऐसा इनाम भी रख लेते हैं कि भाई मेरे जो डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं या कोई चीज खो गई है, उसको ढूंढ कर जो लाएगा उसको इतना इनाम मिलेगा, तो वो उस इनाम को पाने का भी हकदार है, उस पर अगर जो उसने खर्चा किया है उसका भी हकदार है, और वो कह सकता है कि जब तक कि मुझे वो पुरस्कार या मेरा जो खर्चा है वो नहीं मिल जाए, तब तक मैं
इस चीज को नहीं दूंगा, ये मेरे पास ही पड़ी रहेगी। तो ये भी एक टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, पड़े हुए माल को पाने वाले का दायित्व। लास्ट है भूल या प्रपीड़न के अधीन धन का भुगतान या वस्तु के प्राप्तकर्ता का दायित्व। liability of person to whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion। कई बार ये होता है कि भूल से भी किसी व्यक्ति को कोई पेमेंट कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो क और ए और बी हैं, और ए और बी को जो है वो दोनों को मिला के सी को 100 रुपए देने हैं। अब ए जो है वो कह देता है कि भाई वो सी को 100 रुपए दे देता है दोनों की तरफ से, मतलब ए बी की तरफ से भी वो 100 रुपए जो है वो दे देता है सी को। अब बी को इस बारे में पता नहीं है कि उसके जो पेमेंट था, उसको जो पेमेंट देना था वो ए ऑलरेडी सी को दे चुका है। इस बात को जाने बिना बी भी उस सी को जो है वो पेमेंट कर देता है। तो अब सी की जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि बी को पता नहीं था, बी ने भूल से करी है, बी को ये आइडिया नहीं था कि ऐसा पेमेंट करना पड़ता है, तो बी ने भूल से पेमेंट कर दिया। तो ऐसे में सी की जिम्मेदारी है कि जो पेमेंट उसको डबल पेमेंट मिल गया वो उस पेमेंट को वापस लौटाए। तो जब किसी व्यक्ति को भूल से कोई पेमेंट कर दिया जाता है तो उस पेमेंट को जो कि नहीं देना था, जैसे कई बार ये भी होता है कि मान लो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है और फ्री सर्विसेज है लेकिन वहां पर कोई पेमेंट कर दिया है, तो या कर दिया है या कोई पेमेंट डब ऐसा पेमेंट हुआ है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो पेमेंट को वापस लौटाए। या कोई मनी भी हो सकती है या कोई चीज भी हो सकती है। कोई ऐसी चीज भी हो सकती है कि जो नहीं देनी थी सपोज, और वो दे दी गई है। तो इस तरह से अगर भूल से करा है या प्रपीड़न से, प्रपीड़न क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कॉर्जन कि किसी व्यक्ति को डरा धमका कर, भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध किसी कार्य को करना या करने की धमकी देकर अगर उससे कोई कार्य कराया जाता है। तो प्रपीड़न से मतलब अगर किसी से जबरदस्ती भी कोई चीज ले ली है तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो उस चीज को वापस लौटाए। तो ये एक तरह से ये माना जाता है कि दोनों के बीच में वैसी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और दोनों वो जो पक्षकार जिससे कि एक्स्ट्रा पेमेंट लिया है, जिसने कि इस भूल से या प्रपीड़न से, वो उसको वापस लौटाने के लिए बाध्य है। तो इस तरह से ये 5 तरह के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्जाम में तो ये आप मतलब मान के चलो कि ये आने के चांसेस इसके रहते हैं अल्टरनेट, एक साल छोड़कर एक साल, या कभी शॉर्ट नोट में या कभी कुछ इस तरह से आता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अर्ध संविदाओं से आप क्या समझते हैं, या क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट व्हाट डू मीन बाय क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि संविदा द्वारा सर्जित संबंधों के सदृश कतिपय संबंध से आप क्या समझते हैं, मतलब सर्टेन रिलेशंस रिजेम्बलिंग दोस क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों एक ही चीजें, आप ये कंफ्यूजन मत रखना कि ये अलग चीज है। क्वेश्चन का दोनों का क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट हो या सर्टेन रिलेशंस रिजेम्बलिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, दोनों एक ही चीज है। तो दोनों मैम तरफ इनमें से केस के नाम याद रखने या नहीं रखने? केस के नाम, हाँ। केस के नाम तो याद रखने ही है। अच्छा। ठीक आप है मैम। बुक में से, है ना, आपके पास सबके पास बुक्स हैं, जो भी आपको दो तीन केस जो भी आपको अच्छे से लगे, एक दो केस हर टॉपिक में, वो आप देख लेना। और
ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, अरे हमको तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो आता है लेकिन ये क्या चीज आ गई, ये पूछा, ये तो हमको पता ही नहीं था, फिर बाहर निकल के पूछो कि क्या इसमें क्या लिखना था, कोई कहेगा कि अरे ये तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये ऐसा मत ऐसा ध्यान रखना कि दोनों एक ही चीज है, संविदा द्वारा सर्जित संबंध या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। संविदा कल्प, हिंदी में इसको संविदा कल्प भी कहते हैं, अर्ध संविदा भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, आणविक संविदा भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम से पूछा जा सकता है, ये अलग मैम अलग स्टाइल। संविदा सदृश भी कहते हैं ना? क्या? संविदा सदृश। संविदा सदृश कतिपय संबंध, इस तरह से आता है ये, हाँ मैम। है ना, ऐसे रिलेशन जो संविदा की तरह है, एग्जैक्ट संविदा नहीं है, संविदा की तरह है, ऐसे रिलेशंस। तो वो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप ध्यान रखना, 5 तरह के होते हैं संविदा में, और इसमें क्या अंतर है वो आपको मतलब बताना पड़ेगा कि अर्थ, पहले तो ये बता दो कि अर्थ संविदा होती क्या है, संविदा में और अर्थ संविदा में क्या अंतर है। और ये पांचों तरह के जो होते हैं अर्ध संविदा, सेक्शन 68 से सेक्शन 72 तक ये इसमें मेंशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो इसे वन बाय वन आपको डिस्कस करना है और इसको डिटेल में समझाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर से पढ़ना। और एक आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हम नेक्स्ट क्लास में, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। और दूसरे टॉपिक्स में भी अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक ऐसा है जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लास में, या फिर फोन करके भी पूछ सकते हैं कि कोई भी चीज, जो भी डाउट्स हैं आपके। ठीक है, तो ये जी टॉपिक मैम। फिर से एक नया टॉपिक लेंगे। हैव a नाइस डे, टेक केयर। ठीक है मैम, आप भी ध्यान रखना।